Okay, welcome back in thermodynamics class. And in last class जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था कि व्हाट इज द क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। फिर हमने देखा, स्टार्ट किया और दो प्रोसेस पढ़ा। वो दो प्रोसेस हमने पढ़ा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उनमें कैसे ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर बनेंगे इनकी भी बात किया, और इनका वर्क ट्रांसफर क्या होगा, एक क्लोज सिस्टम होगा तो ये भी हमने देखा। हम सिर्फ रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, हर जगह जितनी भी बातें कर रहे हैं सिर्फ रिवर्सिबल। अब सबके दिमाग में आएगा कि सर रिवर्सिबल रिवर्सिबल करें तो इररिवर्सिबल की बात कब करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आगे जब आएंगे, जब हम वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर की शादी कराएंगे यानी फर्स्ट लॉ में चलेंगे, तब बातें करेंगे कि अब इररिवर्सिबल में आ जाइए आप। ठीक है, यानी पहले हम रिवर्सिबल पढ़ेंगे, सिर्फ क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, फिर दोनों की शादी कराएंगे यानी फर्स्ट लॉ पे पहुंचेंगे, और तब देखेंगे कि इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या होंगे इक्वेशन। ठीक है, इसलिए अभी हम सिर्फ रिवर्सिबल की बात करेंगे, क्लोज सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमने दो प्रोसेस देखा, एक को बोला हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और दूसरे को बोला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दोनों के तीन तीन नाम हैं, उन तीनों नामों को याद रखिएगा। मैं एक बार बोल चुका हूं, एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन होगा तो निगेटिव होगा। बार बार आगे बोलूंगा नहीं, जहां न्यूमेरिकल आएगा मैं सीधे प्लस माइनस रखूंगा, इसलिए आप याद कर लीजिएगा उसको कि मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं क्यों उस चीज पर इतना जोर देता हूं। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं शुरू से चीजें बता देता हूं, यह नहीं कि बार बार उसी चीज को बताऊं, बार बार वही चीज रिपीट करूं। ना ये मुझे अच्छा लगेगा ना ये आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। एक बार इसीलिए मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं, पहले वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब तो फर्स्ट लॉ में जाएंगे। तो इसलिए पहले वर्क को समझे, फिर हीट को समझे, फिर फर्स्ट लॉ फॉर ए क्लोज सिस्टम समझे, तब फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम समझे, फिर जाके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे। सेकंड लॉ क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ कमी रही होगी, उस कमी को देखें तब सेकंड लॉ में जाए। जब सेकंड लॉ पढ़ें तो वहां से नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा एंट्रोपी, फिर उसकी बात करेंगे, हम लोग देखेंगे। क्लियर है चीजें? आइए, इन दिस लेक्चर दो हमने देख चुका है, तीसरा जरा देखते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, थर्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। थर्ड क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो थर्ड प्रोसेस हो गया, दो प्रोसेस का नाम सुन लिया आपने। थर्ड प्रोसेस है यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस। जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोथर्मल बनाए कैसे? आइसोथर्मल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, अब आप देखिए, आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। अब लोगों के दिमाग में भैया ये चीज बहुत गलत कॉन्सेप्ट भरा हुआ है कि अगर वो आइसोथर्मल होगा यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उसमें से टेम्परेचर तभी कांस्टेंट होगा जब उसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। यह गलत कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हटा देना। इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे वहां पूछा जाएगा, भैया ये आइसोथर्मल है, जब ये आइसोथर्मल है, जब ये आइसोथर्मल है तो आपने टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर दिया। आइसोथर्मल का मतलब T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर आपने T इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस कर दिया, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे हो सकता है? टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे हो सकता है अगर आपने उसको हीट दे दिया तो? यह हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। जैसे पीछे वाले में था,
भैया हीट दिया तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे हीट दिया वैसे ही पिस्टन ऊपर मूव किया, प्रेशर को बढ़ने ही नहीं दिया। तो एक निग्लेजिबल मान के चलते हैं कि वहां पे वैसे ही यहां पे है। आइसोथर्मल का मतलब है कि हमारे पास, देखिए ये एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को पहले समझिए, मैं फिर एक और बताऊंगा ये चीज, इस अरेंजमेंट को समझिए। जब हम यहां आइसोथर्मल की बात करते हैं तो यहां से हमने कहा कि ये हमारा आइसोथर्मल का मतलब है ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने यहां से हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया, अंदर गैस भरी है। जब अंदर गैस भरी है हमने इसमें हीट सप्लाई किया तो क्या होगा? जैसे ही हमने इसको हीट दिया, जैसे ही हमने इसको हीट दिया तो इसके ऊपर भी तो वेट था, पिस्टन मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही हमने इसको हीट दिया वैसे ही हीट ट्रांसफर तो किया, लेकिन जैसे हीट दिया मॉलिक्यूल मोशन में आने की कोशिश किए, वैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया, वैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया। और कहा कि इसका टेंपरेचर अंदर का कांस्टेंट बना हुआ है, जैसे ही हीट सप्लाई किया वैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, वैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, और उसमें से कोई टेंपरेचर नहीं बढ़ा इसके अंदर। जैसे हमने पढ़ा था ना, कौन सा प्रोसेस? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस, ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस। उसमें भी तो यह ऐसा ही था, हम धीरे धीरे वहां से वेट को हटा रहे थे, वेट को हटा रहे थे, पिस्टन हीट दे रहे थे, वेट को हटा रहे थे, हीट दे रहे थे, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा था, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा था, और बीच के टेंपरेचर जो इंटरमीडिएट स्टेट्स थी, जो इंटरमीडिएट स्टेट थी उनका टेंपरेचर वो बढ़ने नहीं दे रहा था ड्यू टू फ्रिक्शन। वो वैसे यहां पे है, वैसे ही यहां पे है, हीट को सप्लाई किया, जैसे हीट सप्लाई किया टेंपरेचर बढ़ने की कोशिश किया, पिस्टन वेट तुरंत पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, यानी उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, मैं टेंपरेचर बढ़ने नहीं दूंगा। तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन टेंपरेचर को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। टेंपरेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो हीट सप्लाई कर सकते हैं। कभी भी कोई एग्जामिनर, कोई वाइवा लेने वाला, कोई इंटरव्यू लेने वाला आदमी पूछे, आपको कंफ्यूज करेगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ टेंपरेचर इज कांस्टेंट देन देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन द सिस्टम। आप कहोगे, आपका दिमाग सबसे पहले जाएगा, बात तो सही कह रहे हैं ये, हीट भाई टेंपरेचर कांस्टेंट तो तभी होगा जब हीट का ट्रांसफर जीरो होगा। और जब भी आपने बोल दिया यस सर, तो कहेगा ठीक है जाइए आप, आपको आपके घर भेज देगा वापस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोथर्मल है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, लेकिन हीट का ट्रांसफर इसमें हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको हम आइडियल गैस मान के चलते हैं। ये तो बता दिया मैंने कि हीट का ट्रांसफर हो सकता है, पिस्टन ऊपर से मूव कर सकता है, अंदर का टेंपरेचर कांस्टेंट बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी चेंज होगा, पिस्टन ऊपर मूव होगा, लेकिन टेंपरेचर को बढ़ने नहीं देगा, टेंपरेचर को बढ़ने नहीं देगा। अब आप जानते हैं फॉर एन आइडियल गैस, अगर वो आइडियल गैस है, फॉर एन आइडियल गैस, अगर वो आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू MRT जनरल इक्वेशन होता है। PV इज इक्वल टू MRT जनरल इक्वेशन होता है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लेते हैं। MR पहले से कांस्टेंट है,
टी को भी कांस्टेंट ले लिया, तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आया तो हम लोग इसी को, ये क्या है भैया, पढ़ते हो कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसका इक्वेशन है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। इसका मतलब यहां पे जो कर्व बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व बनेगा। यहां पे जो कर्व बनेगा वो किसका कर्व बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व बनेगा। अब जरा देखेंगे कि अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैसे प्रोसेस चलेगा। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। मैंने कहा आप उसको हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करेंगे, कंडीशन 1 पे है। जैसे हीट सप्लाई किया, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में दोनों चेंज आएगा। दैट इज द पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। यह कंडीशन 1 है, यह कंडीशन 1 है, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यह कंडीशन 2 है। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का जो कर्व होगा, मैंने क्या कहा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। वो क्या होगा? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और वॉल्यूम को ऊपर मूव करा रहा है तो वो कहेगा कि कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी चलेगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब इसके हिसाब से एक ऐसा रिलेशन है कि P, आपने इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो कर्व होगा वो ऐसे ड्रा किया जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से ड्रा किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, अगर आपने हीट प्रोवाइड किया तो हीट प्रोवाइड किया तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। वेट को भी हटा दिया हमने, एक एक वेट को बाहर हटा रहे हैं। वेट को बाहर हटाने का मतलब है कि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं। तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई ऐसे जाएगा। एंड दिस इज द कर्व फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द कर्व फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला का कर्व ऐसे ही बनता है। अगर आपने सिस्टम से आपने कहा, यह तो हुआ एक्सपेंशन, अगर कंप्रेशन होगा, अगर कंप्रेशन होगा तो 2 से 1 की तरफ आएगा। कंप्रेशन होगा तो 2 से 1 की तरफ आएगा। यह भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो क्योंकि आप पढ़े हैं बॉयल्स लॉ में, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P तो इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और उनके बीच में रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होगा। उनके बीच में रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होगा। अब इसका जो वर्क आएगा, यानी कर्व आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। भाई क्लोज सिस्टम वर्क है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका वर्क क्या होगा? इसका वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं ना कि इक्वेशन बना P1 V1
इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू MRT इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखिएगा इसको, P2V2 इज इक्वल टू MRT। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसी को C कहते हैं, कांस्टेंट C। इक्वेशन क्या बनेगा, वर्क निकालिए। वर्क का मतलब क्या हुआ, W फॉर ए क्लोज सिस्टम, W फॉर ए क्लोज सिस्टम दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके 2 तक। कहां तक, 1 से लेके 2 तक, यानी P इंटू dV, P इंटू dV। ठीक है, यहां पे dV है तो प्रेशर को कोशिश करिए कि कांस्टेंट के टर्म में चेंज हो जाए। अब अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट C है, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू C अपान V, P इज इक्वल टू C अपान V, P इज इक्वल टू C अपान V। तो इसलिए W को लिख सकते हैं C अपान V इंटू dV। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। यहां का वॉल्यूम V1 है, यहां का वॉल्यूम V2 है, यहां का वॉल्यूम V1 है, यहां का वॉल्यूम V2 है। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करिएंगे तो W इज इक्वल टू C ln V आएगा, यानी W इज इक्वल टू C ln V, C ln V और ln C कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए। ln V का मतलब हुआ लिमिट लगा दीजिए V1 से लेके V2 तक, V1 से लेके V2 तक। इसका मतलब W इज इक्वल टू C ln V2 माइनस ln V1। ln V1 यही होगा। इनको दोनों को एक साथ लाओगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू C ln भाई V2 बाई V1 हो जाएगा ना, तो W इज इक्वल टू C ln V2 बाई V1। W इज इक्वल टू C ln का मतलब log E, V2 बाई V1। अब C का मतलब P1 V1 भी रख सकते हैं, C का मतलब P2 V2 भी रख सकते हैं, C का मतलब MRT भी रख सकते हैं, याद रखिएगा। तो W इज इक्वल टू, जो ये इक्वेशन बना इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू C की वैल्यू, मैंने कहा C की वैल्यू P1 V1 भी हो सकती है, P2 V2 भी हो सकती है, MRT भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू P1 V1 ln V2 बाई V1 ln V2 बाई V1, या इसी को लिख सकते हैं P2 V2 ln V2 बाई V1, इसी को लिख सकते हैं MRT ln V2 बाई V1, V2 बाई V1 लिख सकते हैं ना। कुछ भी आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का मतलब इनिशियल, V2 का मतलब फाइनल, V2 का मतलब फाइनल, याद रखिएगा। और इसी को चेंज भी कर सकते हो भाई, ये है आपके पास कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप निकालें V2 बाई V1, V2 बाई V1 इज इक्वल टू P2 बाई P1, ये तो ये बन सकता है। अगर ऐसा है तो हम W इज इक्वल टू बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि P1 V1
ln P1 by P2, ln P1 by P2, ln P1 by P2, ठीक है, P1 by P2। V2 का मतलब है, V2 का आप सिंबल दीजिए V फाइनल और V1 को सिंबल दीजिए V इनिशियल, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जहां V2 है मतलब वो फाइनल वॉल्यूम है, जहां V1 है मतलब वो इनिशियल वॉल्यूम है। मतलब क्या है, वो इनिशियल वॉल्यूम है। जहां P1 है मतलब वो प्रेशर इनिशियल है। तो P1 की वैल्यू PI है और P2 की वैल्यू P फाइनल है, P2 की वैल्यू P फाइनल है। तो याद रखिएगा यहां PI VI ln PI by P2, PI by PF, PI by PF, और यहां पे सिमिलरली आप PI PF लिख सकते हो। इसका मतलब जब आपको आइसोथर्मल वर्क निकालना पड़े तो याद रखिएगा W = PI VI ln V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल से ही निकालिएगा, या इसमें से किसी से भी निकालिएगा। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इन्हीं इक्वेशंस में मैंने केवल क्या किया, चेंज किया कि यहां P1 V1 भी रह सकते हो, P2 V2 भी रह सकते हो, MRT भी रख सकते हो, यहां PI VI भी रख सकते हो, यानी PI VI का मतलब इनिशियल, और यहां V2 by V1 की जगह P1 by P2 भी रख सकते हो, यहां से P1 by P2 भी रख सकते हो यहां से। तो आप देख लीजिए कहां से रखना है, कौन सा, यानी जो फार्मूला आया, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, उसका जो इक्वेशन निकलेगा, उसका जो फार्मूला निकलेगा, वो यहां से प्रूफ करेंगे तो ln के फॉर्म में आएगा, ln के फॉर्म में आएगा। जो वर्क निकलेगा वो PI VI ln P1 by P2 या V2 by V1 कुछ ऐसा निकलेगा, यानी VF by V इनिशियल, वॉल्यूम ऑफ द फाइनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल। ठीक है, एक एक वेट को कह रहे हैं हटाइए, तो यहां से प्रेशर कांस्टेंट आप देखिए, जब आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, है ना। ऊपर हमने वेट रखा था, पिछले वाले में हमने वेट नहीं रखा था, इसलिए वेट चेंज नहीं हो रहा था, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था। यहां हमने वेट रखा है, वेट को हटाएंगे तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आइसोथर्मल है, PV = कांस्टेंट है, तो यहां पे एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इसका फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूले यूज किए जाते हैं, क्लिस्टर क्लियर, समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं भैया? समझ में आया कि नहीं आया? याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके चल रहा हूं, जिससे कि आपको यह ना हो कि यार कैसे कहां से आ गया। मैं चाहूं तो मैं सीधे ये फार्मूले आपको दिखा सकता हूं, ये फार्मूले, लेकिन कहां से आया, सिस्टम कैसे बना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये मिसकंसेप्शन मत बना के रखना कि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हीट का ट्रांसफर भाई? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है हीट का ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर कोई नहीं होगा तो फिर आगे के काम कैसे होंगे? हीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, धीरे धीरे मूव कराओ। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट फ्रिक्शन की वजह से अंदर हीट कहीं आ रही है, तो इसलिए हीट दे सकते हैं आइसोथर्मल में, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रोसेस,
दिस इज द थर्ड प्रोसेस। और इसको आप बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा कि थर्ड प्रोसेस में क्या होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, तभी आइसोथर्मल होगा। हीट का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता रहेगा, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब P1V1 और P1V1 का मतलब P2 इक्वल टू P2V2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। प्रोसेस लगाएंगे, फार्मूला निकल के आएगा। वर्क ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू P1V1 ln V2 by V1 या P2V2 ln V2 by V1 या MRT ln V2 by V1 या P1V1 ln P1 by P2। भाई दोनों इनवर्सली है ना, तो अगर V1 V2 ऊपर है तो P1 ऊपर होगा। प्रेशर के टर्म में निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, क्लियर हो गया? समझ में आया? इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। समझ लीजिएगा इसको। हमने वर्क यहां से निकालना शुरू किया, ये दिस इज द वर्क, ठीक है। ऊपर हमने ला लगाया था, ये हमारे फिगर हैं, ठीक है, ये फिगर है। इन फिगर्स को देखिएगा और फिर एक्सपेंशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ये हमने निकाला डिराइव करके, ठीक है। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा? तीन प्रोसेस पढ़ लिए, चौथा बोलने जा रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस the heat transfer must be equal to 0. In this process the heat transfer must be equal to 0. अब फिर से बात वही आ गई। अगर आप कहते हैं कि इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होगा तो फिर एक मिसकंसेप्शन बनता है, दिमाग में फिर मिसकंसेप्शन आता है कि अगर इसमें से हीट ट्रांसफर 0 होगा तो टेम्परेचर चेंज 0 होगा। नहीं, क्यों टेम्परेचर चेंज 0 होगा? टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा जरा देखिएगा। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इस सिस्टम में नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग और टू द सिस्टम और सराउंडिंग टू द सिस्टम। Q इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हैं? नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और इसका जो इक्वेशन होता है गैस इक्वेशन, अगर कोई हीट का ट्रांसफर ना हो तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा अभी आगे आएगा, बताऊंगा गामा क्या है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज द Cp by Cv इज इक्वल टू गामा। Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, सो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आगे आएगा, फिर से प्रूफ करेंगे जब हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो, ठीक है। बट यहां पे समझने के लिए PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो जो गामा है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं
एडिया गामा, गामा इज नथिंग बट एडिया बैटिक इंडेक्स। गामा इज नथिंग बट एडियाबैटिक इंडेक्स। और सीपी और सीवी क्या है? सीपी और सीवी द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व हीट इंक्रीज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है, तो अलग अलग गैस की अलग अलग होंगी। मतलब अगर वो एक गैस है कोई, तो उसके लिए सीपी और सीवी अलग अलग होंगी। दूसरी गैस है तो सीपी और सीवी कुछ और होंगी। इसका मतलब सीपी और सीवी गैस पे डिपेंड कर गए, तो गामा भी क्या करेगा? गैस पे डिपेंड करेगा। यानी द वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन गैस। किस पे डिपेंड करेगा? गैस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन गैस। वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन गैस। ये पर्टिकुलर गैस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सीपी और सीवी गैस पे डिपेंड करेंगे। अलग अलग गैस के लिए सीपी की वैल्यू अलग होगी और सीवी की वैल्यू अलग होगी। इसलिए अलग अलग गैस के लिए सीपी बाई सीवी गामा है, तो गामा के लिए अलग होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर गैस के लिए सीपी और सीवी सेम होंगे। मतलब जो भी सीपी की वैल्यू कुछ होगी, उसी तरह सीवी की वैल्यू भी कुछ होगी। मतलब गैस को हीट और कम करने पे सीपी और सीवी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब जब सीपी और सीवी नहीं चेंज होंगे, तो एक गैस के लिए गामा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इसको एडियाबैटिक इंडेक्स कहा गया। एडियाबैटिक इंडेक्स का मतलब हुआ कि वो वैल्यू सिर्फ गामा की वैल्यू गैस पे डिपेंड करेगी। इसीलिए कहा गया गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। गामा एक गैस की प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एयर के लिए गामा की वैल्यू आपको पता है कि हमेशा 1.4 होती है। फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.4, तो गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। आगे आएगा दोनों को, और एक चीज आएगी, दोनों को मिला करके बताऊंगा मैं। गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। तो अगर वो एडियाबैटिक है, तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलिएगा। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। यह तो हो गई एडियाबैटिक प्रोसेस की कहानी। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी Q इज इक्वल टू 0, यानी Q इज इक्वल टू 0। अगर वो एडियाबैटिक की बात करता है तो मतलब Q क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और उसके लिए इक्वेशन होगा पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड गामा इज नथिंग बट एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा होता है। गामा एक पर्टिकुलर गैस के लिए सेम रहेगा, लेकिन गैस बदल जाएगी तो गामा की वैल्यू बदल जाएगी। यानी गैस पे डिपेंड करती है गामा की वैल्यू। इसीलिए गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। गामा एक प्रॉपर्टी है। अगर एयर की बात करें तो फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.2, सॉरी गामा इज इक्वल टू 1.4, गामा इज इक्वल टू 1.4। हीलियम के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, यानी अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी गामा की वैल्यू। अलग अलग के लिए अलग अलग होगी गामा की वैल्यू। ठीक है। अलग अलग के लिए अलग अलग होगी गामा की वैल्यू, याद रखिएगा। ठीक है। अब जरा आइए
मैंने कहा कि अगर वो क्या ऐसा सिस्टम है, अगर वो ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट ट्रांसफर 0 हो, ठीक है भैया, मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसको इंसुलेट कर दिया, इंसुलेशन का मतलब हुआ अब इसमें से बाहर जो है हीट का ट्रांसफर 0 होगा, जो इंटरेक्शन है का हीट का ट्रांसफर है वो 0 है। ये चारों तरफ हमने इंसुलेशन लगा रखा है, दिस इज नथिंग बट इंसुलेशन, दिस इज नथिंग बट इंसुलेशन। जब इंसुलेशन लगा दिया तो एचएमटी में पढ़ रहे होंगे, इस एमटी में पढ़ेंगे, इंसुलेशन का मतलब हीट ट्रांसफर 0 करना है। क्रिटिकल वाले की बात नहीं करेंगे, क्रिटिकल की बात करेंगे जब हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करना है, ऐसा मटेरियल लगाइए जिससे इसका हीट ट्रांसफर 0 होगा। बट अंदर हमने कुछ केमिकल भर दिया है, केमिकल भर दिया है। जब अंदर मैंने केमिकल भरा, ठीक है, और इस केमिकल के अंदर, ये जो केमिकल भरा है इसके अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट हो गई जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, कुछ भी बोल दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक से हीट निकलेगी, इस एक्सोथर्मिक से हीट रिलीज करेगा। एक्सोथर्मिक होगा तो हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा, और जब हीट रिलीज करेगा तो फिर टेंपरेचर बढ़ जाएगा, टेंपरेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हीट बाहर नहीं ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा केमिकल भरा है जिसमें भाई दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरे को बोलते हैं इंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक होगी तो हीट रिलीज करेगा वो रिएक्शन। आप देखो ना, कभी केमिस्ट्री वगैरह में जाओ, केमिकल को देखो, कहते हैं ये क्या कर दिया, इसमें ये केमिकल डाल दिया, इसमें अचानक से टेंपरेचर इसका इतना बढ़ गया। अरे भैया, आपने कोई हीट थोड़ी सप्लाई की उसको, वो रिएक्शन की वजह से कुछ हीट रिलीज किया उस रिएक्शन ने, तो उसका टेंपरेचर बढ़ गया। कुछ ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे उसका टेंपरेचर कम हो गया, ठंडा होता चला जा रहा है, मतलब वो एक्सोथर्मिक ना करके इंडोथर्मिक रिएक्शन कर दिया है। ना तो बाहर से हमने सराउंडिंग से हीट उसको दिया, ना तो उसने सराउंडिंग को हीट दिया, लेकिन अंदर का टेंपरेचर तो चेंज हो गया ना, बढ़ और घट रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अंदर का टेंपरेचर बढ़ घट सकता है, चाहे आप हीट सप्लाई करें और चाहे हीट सप्लाई ना करें। तो दो कॉन्सेप्ट, बहुत गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे होते हैं, आपके कोई क्लियर भी नहीं करता है, और आप यही मिसकॉन्सेप्शन लेके इंटरव्यू में जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। पहला मिसकॉन्सेप्शन क्या है? पहला मिसकॉन्सेप्शन हमारे अंदर है कि हम कहते हैं कि भैया अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेंपरेचर कांस्टेंट होगा। बिल्कुल होगा। अब इसके आगे हम अपना दिमाग घोड़े की तरह तेज चला देते हैं और कहते हैं कि टेंपरेचर कांस्टेंट होगा तो हीट सप्लाई नहीं होगी। अरे भैया, जब हीट भी सप्लाई नहीं किया तो फिर दो प्रोसेस क्यों बोले, एक क्यों नहीं बोल दिए? तो यह मिसकॉन्सेप्शन गलत है। आप हीट सप्लाई कर सकते हैं टेंपरेचर को कांस्टेंट बना रख के। मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया, यहां पे एग्जांपल आओ। ये जो चौथा प्रोसेस है, ये चौथा प्रोसेस कहता है कि भाई साहब आपको एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करनी है। अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करनी है तो फिर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी Q0 होगा। अब Q0 होगा तो फिर हमने अपने दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाया। जब Q0 होगा, हीट ट्रांसफर 0 हुआ, तो कहेंगे टेंपरेचर कहां से इंक्रीज करा दोगे? बिल्कुल करा देंगे भाई साहब हम टेंपरेचर को इंक्रीज, हीट ट्रांसफर ना कराओ आप।
हमें हीट मत दो, बट हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा सकते हैं। मैंने कहा कि आप केमिस्ट्री लैब में जाते होंगे, 10th वगैरह में पढ़े होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री लैब में गए होंगे और वहां देखे होंगे कि आपने दो केमिकल्स लिए, दोनों को एक बीकर में डाल दिया, बहुत तेजी से उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गई। आपने हीट उसको बाहर से नहीं दिया, जब हीट नहीं दिया लेकिन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, कुछ देर के बाद बीकर को पकड़ रहे हो तो बीकर से आपको टेम्परेचर लग रहा है, अरे इसमें तो हीट जनरेट हो गई, यानी टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हुई, ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हुई, लेकिन अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हीट रिलीज करते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा केमिकल भरा है जिन्होंने हीट को रिलीज किया और टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन वो हीट सराउंडिंग में नहीं गई। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कुछ केमिकल डाले हो, बाद में बीकर आपको ठंडा लगने लगा हो, तो आप कहते हो यार ये तो ठंडा होता चला जा रहा है, हमने इससे हीट निकाली तो नहीं है। इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसने हीट को ऑब्जर्व कर लिया, जिसने हीट को ऑब्जर्व कर लिया। जब हीट का शोषण कर लिया, हीट का ऑब्जर्व कर लिया, तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो ठंडा करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है, आपसे बोलता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आप तुरंत बोलोगे सर देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपका एग्जामिनर, आपका जो पैनल है बहुत होशियार है, उसने आपको उलझाया, यस बेटा नो हीट ट्रांसफर, वेरी गुड, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इन द सिस्टम। आप कहोगे यस सर देयर इज नो टेम्परेचर, ओके, तब आपको मतलब उसने फंसा लिया आपको। तो जैसे वो कहे कि सर नो हीट ट्रांसफर इज जीरो बट टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर घट सकता है, बिल्कुल कहेगा कैसे, तो आप एग्जांपल बता दीजिए। सर दिस इज ए कंटेनर, देयर इज द केमिकल्स, between the chemical there is exothermic reaction, when there is exothermic reaction then they release heat, when they release heat then increase temperature, तब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। if there is endothermic reaction then temperature is decrease। means अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है। सिमिलरली though there is no heat transfer in the adiabatic process, but the temperature is changed। आप जब वीडियो देखिएगा अपनी कॉपी पे ये नोट लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखाऊंगा यहां पे, इसको अपनी कॉपी पे ये नोट लिखिएगा, ऐसे नोट। क्या लिखेंगे नोट में? लिखेंगे नोट में in isothermal process there is temperature constant, but there is heat transfer। similarly in adiabatic process there is no heat transfer but the temperature may be changed। टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर इंटरव्यू दोगे तो आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा, इसलिए एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना, मैं आपको एक एक लाइन में प्रोसेस को हवा में नहीं उड़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। आगे मैं तेज कर सकता हूं, लेकिन यहां यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इंटरव्यू वगैरह में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि यस हमें थर्मल क्या पूछोगे, आप यही सब पूछोगे ना, तो इनसे चीजें आपको बहुत आसानी होगी। तो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइए इसके इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन क्या कहता है, मैंने आपको यह भी कहानी बता दिया। एडियाबैटिक का मतलब पीवी टू द पावर गामा इन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर वो एडियाबैटिक है तो वो भी ऐसे ही कुछ स्लोप बनाएगा, देखिए वो भी ऐसा ही बनाएगा। यहां पे बना देता हूं दोनों को मैं,
प्रेशर वैल्यू, प्रेशर वैल्यू, प्रेशर वैल्यू, एक्सपेंशन 1 से 2, कंप्रेशन 2 से 1 हो सकता है। ऐसा ही प्रोसेस बनेगा क्योंकि गामा है। फिर देखेंगे स्लोप क्या होगा, वो आगे आएंगे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब फिर से W इज इक्वल टू फॉर ए क्लोज सिस्टम वर्क, ये नोट मैंने यहां लिखा, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप इसको भूलते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे, ये तो सिस्टम की बात कर, ये तो सिस्टम की बात कर दिया, ये तो सिस्टम की बात कर दिया। अब जरा इक्वेशन पे आते हैं। फॉर ए क्लोज सिस्टम वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। जब आप इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV करोगे तो आपके पास इक्वेशन है P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, यानी PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे भी P को V के टर्म में लाइए, P को V के टर्म में लाइए तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी P इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा, C डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी W जो आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 तक C डिवाइडेड बाई V टू द पावर गामा इंटू dV, V टू द पावर गामा इंटू dV, यही आएगा V टू द पावर गामा इंटू dV। अब ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इस पे मैं टाइम ज्यादा ना देकर के सीधे फार्मूला बताऊं तो आपको चीजें, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी तरीके से आप ऊपर ले जाओ, माइनस गामा आएगा और उसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सा है भाई। ये ऊपर आ जाएगा C टू द पावर V टू द पावर माइनस गामा, कर सकते हैं ना। जब इसको आप W करोगे तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 C इंटू V टू द पावर माइनस गामा इंटू dV हो जाएगा, C इंटू V टू द पावर माइनस गामा इंटू dV हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ऊपर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1 आ गया। अगर आप इसको सिंपल वे में देखें, सिंपल वे में देखें तो W इज इक्वल टू C को तो आप बाहर ले ही लिए हैं, C को तो आप बाहर ले लिए हैं, तो इसका मतलब हुआ ब्रैकेट में यस क्या हो गया था, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया था ना। हाँ, तो इसको आप अंदर ले लीजिए और ऊपर ऊपर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा अपने आप। यानी C को आपने बाहर ले लिया, जब C को ले लिया बाहर तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। मैं इसको यहां से हटाना चाह रहा था, वो गड़बड़ हो रहा था, कोई बात नहीं, मैं इसको नहीं हटा रहा हूं क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इस पर करता हूं, अब आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, V टू द पावर माइनस गामा, V टू द पावर माइनस गामा और प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। भाई ये तो इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है, यानी V1 से 2 तक है, V1 से V2 तक है, तो आप पुट कर दीजिए।
तो यह आसानी से निकल जाएगा। तो W इज इक्वल टू C आया, नीचे माइनस गामा कांस्टेंट हो गया, +1 कांस्टेंट हो गया, V2 टू दी पावर माइनस गामा +1, बीच में माइनस V1 माइनस गामा +1। भाई यही तो होगा, यही तो होगा। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना आप, इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना आप, हाँ सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपल सा हो जाएगा ये। ऊपर ऊपर V2 बचा लीजिए, ऊपर प्लस के साथ V2 है, V2 बचा लीजिए, नीचे V टू दी पावर गामा कर दीजिए, नीचे V टू दी पावर गामा कर लीजिए, तो अपने आप चीजें निकल के आ जाएंगी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, मैं फाइनल फार्मूला पुट कर दे रहा हूं, मैं फाइनल फार्मूला पुट कर दे रहा हूं, फाइनल फार्मूला जो इसका आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो W इज इक्वल टू P1 V1, C की वैल्यू P1 V1 रखना, C की वैल्यू P1 V1 रखना, P1 V1 टू द पावर गामा यहां के लिए, और इस वाले के लिए P2 V2 रखना, इसके लिए P1, क्योंकि C की वैल्यू तो दोनों के लिए है ना, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, तो दोनों के लिए हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1, डिवाइडेड बाई गामा -1, डिवाइडेड बाई गामा -1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखिए भाई यहां पे C की वैल्यू पुट करना आपको, सिंपल सा है। C की वैल्यू एक बार, C की वैल्यू इसके लिए V2 वाले के लिए P2 V2 टू दी पावर गामा रख देना, और V2 वाले के लिए और V1 वाले के लिए P1 V1 टू दी पावर गामा रख देना, फिर यहां से सिंप्लीफाई करना, तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ जाएगा। वो फार्मूला क्या कहता है? वो फार्मूला कहता है अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये क्लोज्ड सिस्टम है, तो फिर P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1, डिवाइडेड बाई गामा -1। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस फार्मूले को। अभी मैं एक आगे टेबल बनवाऊंगा, एक आगे टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल में पांचों प्रोसेस लिखेंगे, क्लोज सिस्टम के वर्क लिखेंगे, ओपन सिस्टम के लिए जगह छोड़े रहेंगे। जब ओपन सिस्टम पढ़ेंगे तो वो फार्मूले वहां पे लाके पुट कर देंगे, तो अपने आप वो टेबल आपको इस दिमाग में भर जाएगी। जहां पढ़ते हैं, जहां बैठते हैं, वहां पे क्या करना, अपने टेबल के सामने, जो टेबल है, टेबल के सामने बढ़िया सा एक पेज पे रंगीन पेनों के साथ, कलर्ड पेनों के साथ बढ़िया सी टेबल बनाना और उस टेबल को चिपका देना। उसमें एक तरफ प्रोसेस लिखना, एक तरफ वर्क ट्रांसफर फॉर क्लोज सिस्टम लिखना, एक तरफ वर्क ट्रांसफर फॉर ओपन सिस्टम लिखना, बना लेना, चिपका देना। दिमाग में घुस जाना चाहिए, वो यहां पे एकदम घुस जाना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए यहां से। याद रखना। इसी तरह हीट ट्रांसफर के लिए बना सकते हो, इसी तरह हीट ट्रांसफर के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं, शॉर्ट नोट्स में बनाना ही है आपको। मैंने कहा ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले जाना, देखना कितना आसान होती हैं चीजें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपने एक बार बना लिया, समझ लिया, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होती हैं, वो आपको कभी भी भूलेंगी नहीं। ऐसे नोट्स उठा के पढ़ोगे तो अलग अलग पेज पे फार्मूले होते हैं, तो आपको याद करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर उसी को एक जगह लिखे होते हैं, जैसे मैंने क्यों कहा कि जब मैं टेबल बनवाऊंगा तो मैं यहां पे प्रोसेस बोलूंगा, एक तरफ क्लोज सिस्टम बोलूंगा, एक तरफ ओपन सिस्टम बोलूंगा कि ये बना लो, प्रोसेस का नेम लिखूंगा, क्लोज सिस्टम का वर्क कितना होगा, ओपन सिस्टम का वर्क कितना होगा, दूसरा प्रोसेस क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, तीसरा प्रोसेस क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम,
चौथा प्रोसेस क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम। पांचवा प्रोसेस जिसको अभी हमने नहीं पढ़ा है उसका नाम होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और देखिए क्या मजेदार प्रोसेस है वो। एक बार आप सुनोगे, आपसे वाइवा में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता ही है। और अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे पाए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप दे नहीं पाते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप दे नहीं पाते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है उसका, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल निकल के आएगा। जब हम उसकी बात करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देंगे, तो वहां देखेंगे कि पॉलीट्रॉपिक है क्या, और फिर एक प्यारा सा रिलेशन कुछ निकल के आएगा। भैया एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक दोनों क्या हैं, कैसे दोनों की बातें करते हैं। ये जो एडियाबैटिक इंडेक्स है उसकी क्या मतलब है, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स और एडियाबैटिक इंडेक्स को रिलेट करके। तो दोनों को रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी यहीं पे देखते जाएंगे। मैं यहां आपको कई चीजें बताते हुए साथ में क्वेश्चन भी साथ में बता रहा हूं, तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मैंने इसके आगे सी की वैल्यू नहीं पुट किया, आप पुट करके सॉल्व करके फाइनल ये फार्मूला निकाल सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप निकाल लेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा, हमने जो देखा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, घर पे इस वीडियो को देखना। क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस, मैंने ये कहानी आपको बताई है, ये कहानी आपको बताई है। अब आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट्स पे लिखते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी, नोट्स पे लिखते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक साथ देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा कहां कौन पहले लिखा गया कौन बाद में लिखा गया। इसलिए जो मैं बोलता हूं उसको जरूर आप लिखते जाइएगा जब आप देखिएगा, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। मैंने इसलिए क्या है ये सारे प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कब होगा ये भी मैंने आपको बताया, विथ एग्जाम्पल बताया। आपसे कोई एग्जाम्पल की बात करे, बिल्कुल एग्जाम्पल आपको आते हैं, आप बता सकते हैं। जब आप एग्जाम्पल्स बता के इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप सबसे अलग दिखेंगे। सबसे अलग जब तक नहीं दिखेंगे तो सबसे अलग आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप सबसे अलग दिखेंगे तो आपका सबसे अलग सिलेक्शन होगा। आप देखेंगे कि यस हमें कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, हम कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, हम उसकी बात कर सकते हैं। इसलिए सबको ध्यान से देखना, समझना, अपनी कॉपी पे लिख के नोट्स जरूर बनाना। आपको ये जो पीपीटी मिलती है, सिर्फ पीपीटी पढ़ने के भरोसे मत बैठना। पीपीटी को अपनी नोट्स पे जब तक नहीं छापोगे तब तक आपको मजा नहीं आता है। 60 नोट्स साथ में बनाते रहना। क्लास में होते तो मैं आपकी 60 नोट्स चेक करता, आपकी 60 नोट्स मैं क्लास में चेक करता, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन है आप मुझे चेक तो करा सकते नहीं हो, तो कम से कम 60 नोट्स बना लेना, फिर देखना उसके फायदे कितने बड़े फायदे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक, पांचवा और लास्ट प्रोसेस है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां तक आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो अश्विनी सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, मुझे भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो मैं जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।